जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वदा आईएएस में। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास में आपके साथ में हाजिर हो गए हैं। और साइंस एंड टेक की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी नवंबर महीने का पीटी स्पेशल में, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और उसको आगे बढ़ाने के साथ हमारे पास में जो न्यूज है वो है पेयर कार्यक्रम। पेयर कार्यक्रम के बारे में आप देखेंगे तो पेयर कार्यक्रम क्या है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ये एक एजेंसी है। इसने ये प्रोग्राम लेके आया जो है पेश किया है। और ये जो आपका अनुसंधान फाउंडेशन है, ये 2023 के एक्ट में इसकी जो है स्थापना हुई थी। यानी इसकी स्थापना के लिए 2023 में एक एक्ट आया था, तब इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल हम पेयर कार्यक्रम को समझेंगे तो बहुत सीधा सा और साधारण सा है। पेयर कार्यक्रम का उद्देश्य सीधा है, सीमित अनुसंधान। तो कह रहा है कि सीमित अनुसंधान बुनियादी ढांचे वाले भारतीय विश्वविद्यालयों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। यानी कि जितने भी भारत में जो सीमित अनुसंधान, यानी जिनमें रिसर्च वगैरह जो है और कम होती है, जिनमें रिसर्च वगैरह कम होती है, बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है, उन विश्वविद्यालयों में नवाचार को प्रोत्साहित यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, ये बात ध्यान रखना, कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल होंगे। तो सबसे पहला आपका उच्च रैंकिंग वाले संस्थान, ठीक है, उच्च रैंकिंग वाले संस्थान प्लस उनके साथ में उभरते हुए संस्थानों के बीच में सहयोग, ये इन दोनों के साथ में। देखो, उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों को हब बोला जाता है, ठीक है, इनको हब बोला जाता है, ध्यान रखना। और जो उभर रहे हैं, उभरते हुए संस्थानों को आपका स्पोक बोला जाता है। ये दो शब्दावली हैं, तो ये दो शब्दावली आप याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों शब्दावलियों को याद रखना है कि स्पोक किसको बोलते हैं, हब किसको बोलते हैं। तो अब आपका जो हब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हब में कौन कौन से संस्थानों को रखा जाएगा। NIRF की रैंकिंग में टॉप 25, यानी पेयर कार्यक्रम के तहत में जो NIRF की जो राष्ट्रीय हमारी जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग निकाली जाती है, उसमें टॉप 25 जो विश्वविद्यालय रहेंगे वो, या 26 से लेकर 50 जो विद्यालय रहेंगे, टॉप 25 या टॉप 26 से 50 जो विश्वविद्यालय रहेंगे उन्हें रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है, स्पोक में कौन से रखे जाएंगे, यानी उभरते हुए संस्थान में वो टॉप 100 या टॉप 200 को रखा जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो दूसरी बात, ये जो आपका टॉप 25 जो रहेंगे ना, हब रहेंगे, इनमें जो निजी संस्था, उन्हें अपना 25% खर्चा खुद देना पड़ेगा। इस पेयर कार्यक्रम के लिए 25% का खर्चा उन्हें जो खुद देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। यानी पेयर कार्यक्रम आपका ये नवाचार के लिए है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है, उभरते हुए संस्थान और उच्च रैंकिंग वाले संस्थान दोनों के बीच में है। बहुत इतना सा छोटी सी चीज़ है। इसके बाद आपका जो है, ये विज्ञान मंत्रालय के तहत में जो ये अनुसंधान फाउंडेशन है, ये शुरू कर रहा है। इसके बाद है डायरेक्ट टू डिवाइस D2D सैटेलाइट। यानी D2D क्या, डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट लॉन्च। ये क्या है, आपकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ में। अब एक बात ध्यान रखना, ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्या है, ये चर्चा में क्यों, पहले ये देख लेते। बी एस एन एल ने दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं के लिए जो है, यानी BSNL ने जो दूर दराज वाले हमारे क्षेत्र हैं ना, जो सुदूर यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, उन क्षेत्रों में ये डायरेक्ट टू डिवाइस प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक सैटेलाइट है ये, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, अभी सुनना, अभी आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, हम लोग ये कर रहे हैं, हम एक तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ में, और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि शॉर्ट में मैं बताऊं तो जो समुद्र के जरिए समुद्र के जरिए लाइन बिछाकर जो एक जाल बिछाया है इंटरनेट का, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो हम अभी वो वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी पहुंच जो सुदूर क्षेत्रों में बहुत जो है गौन है, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो इंटरनेट प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट के जरिए करें। कैसे, यानी यह सीधे उपग्रह के माध्यम से कार्य करेगा। उपग्रह के माध्यम से कैसे करेगा, देखिए, एक चीज़ और देख लेते हैं। यह लियो की कक्षा या जियो की कक्षा में, जैसे मान के चलिए, लियो का मतलब लोअर ऑर्बिट और जियो का मतलब जो है आपका सबसे ऊपर की जो कक्षा है, 36,000 किलोमीटर की जो है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस की जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है।
अगर उसमें एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाए, पहला एक तरीका है आप जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर इंटरनेट ले लें, लेकिन दूसरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर वाले को बिल्कुल बाईपास कर दो, सीधा उपग्रह से जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जियो और लियो की कक्षा में, वहाँ से आपका फ़ोन डायरेक्ट सिग्नल लेगा, ठीक है? और सीधा आप जो है उन्हीं के ज़रिए जो है इंटरनेट जो आपका कनेक्शन होगा वो डिवाइस में आप जो है अपना प्राप्त कर पाएँगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि वो जो तारों में बार-बार कमी हो जाती थी और सुदूर क्षेत्रों में जो नहीं पहुँच पाता था, उसमें ये सैटेलाइट हमारी मदद कर देंगे, ठीक है? तो इसको आप चाहें अगर नज़दीकी क्षेत्रों में रखना है तो आपको लियो की कक्षा में, ठीक है? यानी सबसे निचली लोअर ऑर्बिट में रखना पड़ेगा। और अगर आपको पूरी पृथ्वी पर वो देना है तो आपको जियो की कक्षा में उपग्रह को लॉन्च करना पड़ेगा। फिलहाल बीएसएनएल ने प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, ठीक है? और ऐसे ही इससे मिलते जुलते देखिए विश्व में और भी कई प्रोग्राम हैं, जैसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक है, ठीक है? लिंक ग्लोबल है, ठीक है? लिंक ग्लोबल में तुम्हारा जो है डायरेक्ट टू फ़ोन, ये डायरेक्ट टू डिवाइस है, ये डायरेक्ट टू फ़ोन है, ठीक है? तो इस तरीके के और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? उसके बाद में लिग्नोसैट करके एक जो है प्रोग्राम, ये है आपका एक उपग्रह है। लिग्नोसैट एक लकड़ी का उपग्रह है, ध्यान रखना लकड़ी का, और ये जापान ने बनाया है, ठीक है? किस लिए बनाया गया है? जो आप ग्रह जो सैटेलाइट आप लॉन्च करते हैं, जनरली सामान्यतः उसको आपने देखा उसका रॉकेट होता है, उसका जो मलबा होता है वो स्पेस में ही रह जाता है, ठीक है? उस मलबे के कारण जो है स्पेस में बहुत सारा मलबा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे कि भविष्य के लिए बहुत सारी जो है समस्याएँ पैदा हो रही हैं। भविष्य में अ, उपग्रह टकरा सकते हैं, ठीक है? और उनको और भी नुकसान पहुँच सकता है। इस चीज़ को समाधान करने के लिए चंद्रमा पर या अन्य ग्रहों पर जाने के लिए, मंगल पर जाने के लिए जापान ने एक तकनीक है, उस तकनीक का नाम है होनोकी। होनोकी तकनीकी से एक लकड़ी का उपग्रह बनाया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये उपग्रह जो है ये ऐसा भी नहीं है कि किसी भी चीज़ को, लकड़ी है तो उसको जो है फेविकोल से चिपका दिया है या गम लगा के चिपका दिया, वो होता नहीं है जो ग्लू होता है उसको लगा के चिपकाते, नहीं। ये एक लकड़ी से बनाया गया, एक बात, और इसमें इस लकड़ी आपका होनो की तकनीक से बना है, यानी जापान की एक शिल्प तकनीक है होनो की तकनीक, ठीक है? उससे इस लकड़ी में जो एक उपग्रह बनाया गया है। और ये किस-किसने बनाया? ये क्योटो विश्वविद्यालय, आपका देखिए क्योटो विश्वविद्यालय और होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री, इन दोनों ने मिलके बनाया। अच्छा, होनो की तकनीकी क्या है ये बात ध्यान रखना, ये एक मैग्नोलिया पेड़ है, ठीक है? और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जापान में जो आपकी तलवारें बनाई जाती हैं, तलवार के लिए जो म्यान यूज़ होते हैं जिसमें तलवार को रखा जाता है, ठीक है? उस म्यान के लिए इस मैग्नोलियन पेड़ का, ये 3-4 शब्द हैं, होनो की तकनीकी, मैग्नोलियन पेड़, ठीक है? लिग्नोसेट, ये 3-4 शब्द आपको पूछे जाएँ तो ध्यान रखना, लकड़ी का उपग्रह बनाया है फिलहाल के लिए जापान ने, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है? ये आपका हो गया। इसके बाद अगला जो प्रोग्राम है आपका लिडार, ठीक है? LIDAR, ठीक है? LIDAR, ये क्या है? ये है आपका लाइट लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब ये क्या काम करता है? देखो इसका काम पहले मैं समझा दूँ, फिर ये क्यों चर्चा में, ये मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। ये सीधा-सीधा इसका काम ये है कि आपने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, वो सैटेलाइट क्या रिमोट सेंसिंग का काम करेगा। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि आपका जहाँ आसमान में लियो जियो जिस भी कक्षा में है वो, वहाँ से और पृथ्वी के बीच में जो है, वहाँ लेजर की मदद से जो है, लेजर की मदद से जो घने जंगलों वाला एरिया है, जो घना एरिया होता है ना, उसमें सेंस करके जो है वो अज्ञात चीज़ों का पता लगाने में मदद करता है, उनको सेंस करके। तो फिलहाल जो ये चर्चा में रहा है वो इसलिए है कि इसकी सहायता से एक अज्ञात माया सभ्यता के एक शहर को खोजा गया है। मैक्सिको में अज्ञात माया सभ्यता थी एक, ठीक है? उसके एक शहर की खोज की गई है। फिलहाल ये इसलिए है चर्चा में, ठीक है? और लिडार क्या है? एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है। क्या है? इसके माध्यम से आपका जो है किसी क्षेत्र की सैटेलाइट की मदद से निगरानी की जाती है। रिमोट सेंसिंग का मतलब है आप सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है? देखो खोज 2 तरीके से होती है। एक तो आप जो है जैसे वो नहीं होते पुरातत्ववेत्ता जो खोज करते हुए फिरते हैं, कहीं गए, चल कर गए, पहाड़ों में गए, है ना? सुरंगों में जाकर खोजा, उस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। एक है आप डायरेक्टली जो है सैटेलाइट का यूज़ करके मॉनिटर कर रहे हैं, उन पर लेज़र टेक्निक यानी लिडार वाली ये लाइट डिटेक्शन से, लेज़र सेंसिंग से, रिमोट सेंसिंग से उनके उनके सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पर देख रहे हैं और वहाँ जो हरकत हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? उनको आधार पर आप चेक कर रहे हैं कि हाँ, कुछ है या नहीं है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है आपका सेंसर और पृथ्वी
के बीच की दूरी को मापने के लिए लेजर प्लस का ये उपयोग करता है। ठीक है। माया सभ्यता क्या है? माया सभ्यता जिसकी ये खोज की गई है, ये मेसो अमेरिकन संस्कृति है। एक बात ये ध्यान रखना, माया सभ्यता का संबंध किससे है? मेसो अमेरिकन से। ठीक है। दूसरा, मैक्सिको का एक शहर है केम्पेज। क्या है? केम्पेज। वहाँ इसको वेलेरी वेले वेल वेलरियाना बोलते हैं, वेलरियाना है ये। ठीक है। ये मैंने इसको टिक कर दिया। शब्द जरूर पकड़ के रखना बॉस, क्योंकि पेपर में वो शब्दावली से रिलेटेड ही चीज़ों को पूछता है। ठीक है। तो फिलहाल मेसो अमेरिकन संस्कृति में इसका संबंध जो है ये माया सभ्यता से है, और इसको वेलेरियाना इसको बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए चर्चा में था। ठीक है। लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे रिमोट सेंसिंग का यूज जो है, आप जो है खराब मौसम का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनकी एक्टिविटीज़ को जो है, उनकी गतिविधियों को देखने के लिए करते हैं। अपने मतलब का इतना ही है फिलहाल इसमें जो है। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आदित्य L1 क्यों चर्चा में है? अभी आपको पता, कुछ दिन पहले जो आदित्य L1 सूर्य के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। लैंगेजियन बिंदु से जो सूर्य की जो है गतिविधियों को ऑब्जर्व करेगा। तो उसका पहला तार्किक परिणाम सामने आ गया। इसरो ने उसका पहला तार्किक परिणाम जो है हमारे सामने रख दिया। क्या है? 16 जुलाई को 16 जुलाई को सूर्य के मास कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है। इसके प्रारंभ का समय सटीक अनुमान लगाया, यानी कि जो सूरज है उसका कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है वो 16 जुलाई को होता है। इसको जो है सटीक अनुमान लगाया गया है। ठीक है। CME इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो सूर्य को देखो, कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? अब सुना ध्यान से, कह रहा है सूर्य के कोरोना से अंतरिक्ष में प्लाजा और चुंबकीय क्षेत्र का एक विशाल उत्सर्जन है। ठीक है। और ये प्रत्येक 11 साल में, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक 11 साल में ये और तीव्र हो जाता है। यानी सबसे अधिक अगर इसका प्रभाव देखने को मिलता है तो प्रत्येक 11 साल में देखने को मिलता है। ठीक है। अब इससे क्या होगा? देखो, चुंबकीय क्षेत्र है और विशाल उत्सर्जन पैदा करेगा, विशाल ऊर्जा पैदा करेगा। तो इससे हमारे जो उपग्रह हैं उन उपग्रहों में व्यवधान होगा, यानी जो ऊपर हमारे अंतरिक्ष में उपग्रह हैं उन उपग्रहों में व्यवधान पड़ेगा। तो अब उनसे संचालित जो भी चीज़ें, चाहे आप जो है आप मोबाइल के सिग्नल ले रहे हों उनसे, चाहे GPS देख रहे हो, चाहे नेविगेशन देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो सारे प्रभावित होंगे ही होंगे। भू चुंबकीय तापमान, देखिए सूरज पर होने वाली किसी भी गतिविधि का प्रभाव जो है ये आपको भी पता है, पृथ्वी पर पड़ता ही पड़ता है। तो वहाँ अगर ऊर्जा का उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होगा तो पृथ्वी पर भी भू चुंबकीय तूफान आएंगे, और उसके अपने ही अलग प्रभाव है, आपको पता है। ठीक है। अरोरा को तीव्र गति कर सकता है। अरोरा क्या होता है? अरोरा का मतलब है ध्रुवों पर प्रकाश ज़्यादा होना, उस तरीके की घटना होती है अरोरा। ठीक है। तो उसकी तीव्रता को बढ़ा सकता है ये जो। तो ये आपका आदित्य L1 का जो है, आपके पहले परिणाम आपके सामने आ चुके हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में आपका प्रोबा 3 है। ठीक है। ये एक और खबर थी चर्चा में, प्रोबा 3। ठीक है। अरे, प्रोबा 3 जो है ये क्या? ये एक सेकेंड। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा 3 नाम से एक मिशन लॉन्च किया है, और ये विश्व का पहला सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग है, यानी एक ही दिशा में बिल्कुल एक ही फॉर्मेशन में फ्लाइंग कर रहा है। ठीक है। विश्व का पहला ऐसा मिशन है, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्या काम करेगा आप सुनना, यहाँ मैंने इसको इसीलिए लिखा है कि ये भी सेम काम, यानी कोरोना के अभूतपूर्व अवलोकन, सूर्य के कोरोना के अभूतपूर्व अवलोकन को सक्षम करते हुए, यानी जो सूर्य का ये कोरोनल मास इंजेक्शन जो हो रहा है ना, तो उसी वाले बिंदु को ये अभूतपूर्व अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है। उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करेगा। ठीक है। और इसमें जो ये प्रोबा 3 जो मिशन है, इसमें 2 यान हैं। एक है तुम्हारा कोरोनोग्राफ अंतरिक्षयान, जो कि सूर्य के कोरोना वगैरह इस सब का करेगा। दूसरा है आक ऑकुलेट ऑकुल्टर अंतरिक्षयान। ठीक है। ये 2 इसमें रहेंगे, इनके नाम पता होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ से चंद्रयान गया था तो उसमें विक्रम था। ठीक है। तो रोवर का क्या नाम था, लैंडर का क्या नाम था, इस तरीके से। तो ये 2 यान है, इसमें आपको पता होना चाहिए। और ये इसरो के PSLV एक्सेल रॉकेट द्वारा जो है सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ये बात ध्यान रखना, भले ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से के नेतृत्व में ये मिशन जरूर बना है प्रोबा 3, लेकिन लॉन्च इसको जो किया गया है वो सतीश धवन केंद्र से किया गया, और इसरो के PSLV एक्सेल रॉकेट से। ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी जानकारी। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये करंट अफेयर की श्रृंखला आपको जो काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रही होगी, आप इसका फ़ायदा उठा पा रहे होंगे। ठीक है।
तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।